बप्पा रावल की कहानी समय के गर्त में छुपी हुई है, एक कहानी जो इतिहास और किंवदंतियों से बनी है। 713 ईस्वी में जन्मे उनका असली नाम कालभोज था। वो एक ऐसे दुनिया में आए जो बदल रही थी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के उथल पुथल वाले दौर में। भारत टुकड़ों में बंटा हुआ था, कई राज्य सत्ता के लिए लड़ रहे थे। ऐसा ही एक राज्य था मेवाड़, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा, जो बप्पा रावल के साहसिक कारनामों का केंद्र बनने वाला था। बप्पा रावल गुहिला गहलोत राजपूत वंश से थे, एक ऐसा वंश जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए बप्पा रावल की देखभाल एक दयालु ब्राह्मण ने की, जिन्होंने उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा सम्मान दिया। पहाड़ियों और वीरता की कहानियों के बीच पले बढ़े बप्पा रावल एक मजबूत और साहसी युवा बने, युद्ध में निपुण और एक कुशल रणनीतिक दिमाग वाले। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने उन्हें महानता के लिए चुना है, एक ऐसे राजवंश के संस्थापक बनने के लिए जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराएगा। बप्पा रावल के जीवन में एक दिव्य मुलाकात के रूप में एक मोड़ आया। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात ऋषि हरित ऋषि से हुई, जो जंगल में एक सादा जीवन जीते थे। युवा राजकुमार के चरित्र और क्षमता से प्रभावित होकर ऋषि उनके गुरु बन गए और उन्हें राजनीति, युद्ध और आध्यात्मिक ज्ञान की बारीकियों से परिचित कराया। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को अपना आशीर्वाद दिया और मेवाड़ के शासक के रूप में उनकी भविष्य की महानता की भविष्यवाणी की। ऋषि के आशीर्वाद से सशक्त बप्पा रावल बिखरे हुए राजपूत कुलों को एकजुट करने और अपने पूर्वजों के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने निराश राजपूतों को अपने झंडे तले इकट्ठा किया, उन्हें एक मजबूत और एकजुट मेवाड़ के अपने सपने से प्रेरित किया। उनका करिश्मा और सैन्य कौशल अद्भुत था और जल्द ही उन्होंने एक दुर्जय सेना बनाई। मौर्य आक्रमणकारियों से चित्तौड़ के रणनीतिक किले पर कब्जा करने के साथ बप्पा रावल की पहली बड़ी जीत हुई। इस जीत ने मेवाड़ राजवंश की शुरुआत की। चित्तौड़ इसकी राजधानी बन गया। चित्तौड़ पर कब्जा केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक जीत थी, जो इस क्षेत्र में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की शुरुआत थी। बप्पा रावल का शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण उथल-पुथल के दौर में आया। 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दी थीं, जिससे भारतीय समाज के ताने बाने को खतरा था। जहां अन्य राज्य लड़खड़ा गए, वहीं बप्पा रावल आक्रमण के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे। विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। 738 ईस्वी में लड़ा गया राजस्थान का युद्ध भारत में अरबों के आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। राजपूत सेनाओं के एक संघ का नेतृत्व करते हुए बप्पा रावल दुर्जय खलीफा के सेनापति जुनैद के नेतृत्व वाली अरब सेनाओं से सीधे भिड़ गए। युद्ध कई दिनों तक चला, जो दोनों पक्षों की वीरता और युद्ध कौशल का प्रमाण था। अंत में बप्पा रावल की रणनीतिक प्रतिभा और उनके राजपूत योद्धाओं के अटूट साहस ने जीत हासिल की। अरब सेना बुरी तरह हार गई, जिससे उनके पूर्व की ओर विस्तार रुक गया। इस जीत ने धर्म के रक्षक, भारतीय संस्कृति और धर्म के रक्षक के रूप में बप्पा रावल की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। भाग 4, पत्थरों में उत्कीर्ण विरासत, मंदिर और संरक्षण। बप्पा रावल का शासनकाल केवल सैन्य विजयों से ही नहीं जाना जाता था, यह मेवाड़ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी काल था। एक धर्मनिष्ठ हिंदू बप्पा रावल ने अपने धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देना अपना पवित्र कर्तव्य माना। उन्होंने कई मंदिरों के निर्माण का कार्य शुरू किया और विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे उनके राज्य में एक जीवंत बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरण बना। उनके सबसे उल्लेखनीय योगदानों में भगवान शिव को समर्पित एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण है, जिसे आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। अपनी जटिल नक्काशी और ऊंची मीनारों वाला मंदिर बप्पा रावल की धार्मिकता और हिंदू परंपराओं को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने नागदा में प्रसिद्ध सास बहु मंदिरों की भी स्थापना की, जो उस युग की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल के रूप में कार्य करते थे, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे, जिससे एक उदार और धर्मपरायण शासक के रूप में बप्पा रावल की छवि मजबूत हुई। भाग 5, एक राजा की पहचान, बप्पा रावल का नेतृत्व।
बप्पा रावल का शासनकाल कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल का एक उदाहरण है। वो समझते थे कि एक राज्य की ताकत केवल उसकी सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि उसके लोगों की भलाई में भी होती है। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, एक ऐसी शासन प्रणाली बनाई जो कुशल और न्याय संगत दोनों थी। व्यापार के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए बप्पा रावल ने व्यापार मार्ग स्थापित किए और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, जिससे उनके राज्य में समृद्धि आई। उन्होंने कर प्रणाली में भी सुधार किया, यह सुनिश्चित किया कि यह निष्पक्ष और न्याय संगत हो, जिससे उनकी प्रजा पर बोझ कम हो। इसके अलावा उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के लिए चुने गए सलाहकारों की एक परिषद की स्थापना की, एक ऐसी शासन प्रणाली बनाई जो लोगों की जरूरतों के प्रति सहभागी और उत्तरदायी थी। उनके शासनकाल में शांति, समृद्धि और कानून का राज्य था, जिससे एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और उदार शासक के रूप में उनकी विरासत मजबूत हुई। भाग 6। सूर्यास्त में त्याग और अंतिम दिन। विजय, धार्मिक संरक्षण और बुद्धिमान शासन से भरे एक लंबे और गौरवशाली शासनकाल के बाद बप्पा रावल ने भौतिक संसार को त्यागने का फैसला किया। एक ऐसे शासक के रूप में जिन्होंने सांसारिक संपत्ति से ऊपर आध्यात्मिकता को महत्व दिया, उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और अपने राज्य की बागडोर अपने बेटे गुहिल को सौंप दी। अपने महल के सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर बप्पा रावल हिमालय में आध्यात्मिक शांति की तलाश में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने एक तपस्वी का जीवन अपनाया, अपने शेष दिन ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिए। कहा जाता है कि वे अपने वफादार अनुयायियों के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियों में गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। उनके जीवन के इस रहस्यमय अंत ने एक महान व्यक्ति, एक ऐसे शासक के रूप में उनकी छवि को